आज कुछ स्पेशल फंक्शंस की इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और ये स्पेशल फंक्शंस मैंने 3 लिखे हैं। एक है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा सिग्नम फंक्शन और तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहला पार्ट है मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन। ये फलन क्या है कि एफ आर से आर में एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से देते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग इसको। मॉड्यूलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। 5 का मॉड 5 माइनस 5 का मॉड 5, ये ध्यान रखना है। और मॉड ऑफ एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से कम। हमने पढ़ रखा है कि मॉड, हमने बताया भी कि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो मान लो अगर मैं 5 का मॉड निकालो तो 5 कैसा है, 0 से ग्रेटर, तो 5 का मॉड सिंपल, आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो वही लिख देंगे 5। बट अगर आप -5 का मॉड निकालना चाहते हैं तो -5 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटी क्वांटिटी का मॉडुलस क्या होगा, माइनस ऑफ द नंबर, तो माइनस ऑफ -5, अर्थात माइनस ऑफ -5 क्या आना है, 5। तो ये ध्यान रखना आपने कि मॉड एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का। ग्राफ कैसे बनाना आपने, आप एक्स को वैल्यू देते रहेंगे, एफ एक्स आता रहेगा आपका, जितने पॉइंट बनेंगे उनको ज्वाइन करोगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, एफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो जो ग्राफ का वाई वाला पार्ट है, मतलब अगर मैं इसको वाई पढ़ता हूँ और वाई इक्वल टू मॉड एक्स कहता हूँ, वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ग्राफ नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, वाई 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट में, तो ग्राफ कभी भी 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमेशा वी शेप में बनेगा। कोई भी नहीं, कोई भी लीनियर मॉडुलस फंक्शन, उसका ग्राफ हमेशा वी शेप में बनेगा। और जो टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इतने को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो टर्निंग पॉइंट 0 होगा। सपोज करो हमारे पास ग्राफ होता एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो अगर मैं इतने को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 1, तो वी शेप में ग्राफ बनेगा, टर्निंग पॉइंट होगा 1 0, मतलब मान लो यहाँ पे 1 0, तो इधर से ऐसे आ जाता ग्राफ आपका। तो थोड़ा बहुत आप मॉडुलस फंक्शन को डिटेल में समझ गए होंगे। मॉडुलस फंक्शन ना तो इंजेक्टिव होता है ना सर्जेक्टिव होता है, ना 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। क्यों नहीं होता, 5 का मॉड भी 5 आएगा, -5 का मॉड भी 5 आएगा, मतलब 5 की इमेज भी 5 होगी और -5 की इमेज भी 5 होगी। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन गई तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। -1 और 1 दो रियल नंबर है, दो पहले सेट के एलिमेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, बट दोनों की इमेज सेम होगी, क्योंकि 1 की इमेज भी 1 आएगी और -1 की भी 1 आएगी। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा, अब ऑन टू क्यों नहीं होगा। इस फंक्शन का जो रेंज होगा, क्योंकि रेंज बोल रखा आपको एफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से आगे जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। और ये पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं है। पूरा का पूरा रियल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि सारे नेगेटिव रियल नंबर्स छूट रहे होंगे, तो इसलिए रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा या ऑन टू नहीं होगा। तो मॉडुलस फंक्शन को समझ गए होंगे आप लोग। अगला आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, आर से आर में कोई फंक्शन ऐसी फॉर्म में, मॉड एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट एक्स इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको ऐसा लिखा होता है, अगर ऐसा लिखा है तो ये इसी से बन रखा है। अच्छा, मॉड एक्स का मतलब, अच्छा इस पार्ट का मतलब है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 से छोटी भी हो सकती है। तो इन दोनों कंडीशन में इस मॉड x को डिफाइन करो। अगर x 0 से बड़ा है तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, और तब x बाई x हो जाएगा 1। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब 1, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड x को लिख लूँगा मैं -x, तो -x बाई x कैंसिल,
-1। तो 0 से ग्रेटर के लिए 1, 0 से लेसर के लिए -1 और 0 पे तो आपको दे रखा है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी देखेंगे तो ये भी वही नेचर रखता है, ये ना तो 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। क्यों नहीं होता? 0 से बड़े जितने भी नंबर है सबकी इमेज 1 होगी। मतलब अगर मैं 1 की इमेज निकालूंगा तो वो भी 1 होगी, 2 की निकालूंगा वो भी 1 होगी, 3 की इमेज निकालूंगा वो भी 1 होगी, क्योंकि फंक्शन ही ऐसे डिफाइंड है। और 0 से छोटे जितने हैं सबकी इमेज -1 होगी। तो इंजेक्टिव नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि 1 और 2 कोई से दो एलिमेंट है पहले सेट के, दोनों के दोनों डिफरेंट है बट दोनों की इमेज सेम होगी, और दोनों की इमेज सेम कितनी होगी? 1 के इक्वल। एफ ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो रेंज होगा, रेंज में केवल ये 3 एलिमेंट्स आएंगे, 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, जबकि इसका सेकेंड सेट पूरा R है। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर छूट जाएंगे, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा? सर्जेक्टिव या ऑन टू नहीं होगा। तो मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन दो समझ गए आप लोग। लास्ट में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये महत्तम पूर्णांक फलन। अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? f such that R2R given by fx equal to this bracket of x। इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x। बड़े से बड़ा इंटीजर बट x से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जरा इसका मीनिंग निकालो। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा विल बी ऑलवेज इंटीजर। जैसे अगर मैं 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ढूंढता हूँ, 5.9 का ब्रैकेट ढूंढता हूँ, तो बड़े से बड़ा इंटीजर जो 5.9 से बड़ा नहीं होगा। तो 5.9 के आसपास इंटीजर 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 7 होगा। इनमें से सबसे बड़ा जो 5.9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? 5। ऐसे ही 6.2 के लिए 6, ब्रैकेट ऑफ 4 के लिए क्या होगा? बड़े से बड़ा इंटीजर बट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहा कि इसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 के आसपास इंटीजर क्या हो जाएंगे? 4, 5, 3 बोल दिया मैंने। तो इनमें से सबसे बड़ा इससे बड़ा नहीं, तो 5 तो बड़ा हो गया, लेकिन 4, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आ जाएगा। और -2.5 का क्या आता है? थोड़ी देर सोच लो, मैं आपको आगे समझाता हूँ फिर इसको। तो ये सीख गए होंगे आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना हम लोगों ने, तो एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 आएगा, 5.1 का भी 5 आएगा, 5.3 का भी 5 आएगा, 5.9 का भी 5 आएगा, 5.999 का भी 5 आएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 से लेकर 6 के बीच में जितने भी नंबर है, इंक्लूडेड 5 एक्सक्लूडेड 6, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इधर लिखा है मैंने वैल्यूज ऑफ x और इधर लिखा है मैंने वैल्यूज ऑफ ब्रैकेट ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड 4, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आएगा। समझ रहे होंगे आप? 3 का 3, 3.1 का 3, 3.2 का 3, 3.9 का 3। 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड 3, इसके लिए 2 होगा, यहाँ के लिए 1 होगा, इतने के लिए, जरा इसमें ब्रैकेट छूट गया, इसके लिए 0 होगा। -1 और 0 के बीच में -1 होगा, -2 और -1 के बीच में -2 होगा, और -3 और -2 के बीच में इंक्लूडेड दिस एक्सक्लूडेड दिस -3 होगा। और इन डॉट का मतलब इधर भी बनते रहेंगे और इधर भी बनते रहेंगे, इसी मैनर से। ओके, इसका ग्राफ बनाना है तो जरा सीखो। सबसे पहला मैं यहाँ से आता हूँ, इस पार्ट से। 0 और 1 के बीच में इंक्लूडेड 0 एक्सक्लूडेड 1, तो ये 0 है, और 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगी इसकी 0, 0 इंक्लूडेड होगा और 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इन सब के लिए ये तो x की वैल्यू हो गई, और ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी? ये तो हो गया x की वैल्यू, ये तो x हो गया, और ये किसकी वैल्यू होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x। ओके, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड 2, तो इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड 2, इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड 2, समझ रहे होंगे? इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1। 2 और 3 के बीच में इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड 3, इंक्लूडेड 2 को तो इंक्लूड कर देना है और 3 को एक्सक्लूड करना है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2। 3 और 4 के बीच में
3 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड 4, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा, -1 और 0 के बीच में -1 इंक्लूडेड -1, तो यहाँ भी समझ रहे होंगे फिर आप लोग, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो पक्की बात, अब ये सब चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। तो ये जो बना रखा है मैंने, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब यहाँ देखो -2 और -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो -2.5 के आसपास जो ग्रेटेस्ट जो इंटीजर्स होंगे, एक -2 होगा, एक -3 होगा, एक -4 होगा, एक -1 होगा। तो इन सब में सबसे बड़ा बट -2.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो -2.5 से बड़ा होता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, -3। और वैसे भी समझ रहे होंगे आप लोग, -3 और इसके बीच में ये बता रखा आपको। तो ये बातें समझ में आ गई होगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोगों ने चेक करना है कि इंजेक्टिव है या नहीं है, सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे सबकी इमेज 3 होगी। अब बहुत सारे एलिमेंट की एक जैसी इमेज होगी तो फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 या इंजेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 3 and 3.5 belongs to R, 3 and 3.5 इक्वल नहीं है, बट F3 और F3.5 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस, चलो ये लिख दिया मैंने 3 और 3.5 दोनों R के एलिमेंट है। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3.5, बट 3 की इमेज और 3.5 की इमेज इक्वल होगी। और आपको पता है कितनी आने वाली है, दोनों की इमेज 3 आएगी। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव के लिए सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज में केवल ये आएंगे जो इधर लिखे मैंने, रेंज में क्या आने वाले, इंटीजर। तो अगर मैं रेंज ऑफ f की बात करता हूँ तो इधर भी आएंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये सब आएंगे। और ये पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं होगा, सेट ऑफ रियल नंबर या कोडोमेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे जो छूट गए होंगे। जैसे जो नॉन इंटीजर होंगे वो सब छूट रखे होंगे, और सब छूट रखे होंगे मतलब सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड नहीं होंगे, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो जो मैंने आपको ये स्पेशल फंक्शंस बताए थे, ये फंक्शंस इनके ग्राफ भी बता रखे हैं। ये फंक्शन ना तो 1 है ना ऑन टू है। एक और बात आपको पीछे मैंने बताया था, अगर मैं डोमेन और रेंज को चेंज कर सकता हूँ तो ये फंक्शन 1 और ऑन टू भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे r की जगह मैंने 0 to infinity लिख दिया, यहाँ पे r की जगह क्या लिख दिया, 0 to infinity, तो तब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। 1 तब भी नहीं होना इसने, बट ये तब मॉडुलस फंक्शन नहीं रहेगा। मॉडुलस फंक्शन कब है? जब डोमेन और कोडोमेन r और r है। सिग्नम फंक्शन कब है? जब डोमेन और कोडोमेन r और r है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब है? जब डोमेन और कोडोमेन r और r है। यहाँ पे अगर मैं z लिख दूंगा तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, बट तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा। डेफिनीशन में ये है कि डोमेन और कोडोमेन r और r होने चाहिए इन फंक्शंस के लिए। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है उसको हम सीलिंग फंक्शंस भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं सीलिंग फंक्शंस, ये समझ रहे होंगे कि अगर मैं अपर और लोअर में से देख रहा होगा तो अपर वाला चूज कर रहे होंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया, वैसे एक और फंक्शन होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन ध्यान रखना है, ये आपने समझना है, जो आपने अपने आप करना है, ऐसे बनाना है। उसके लिए क्या है, f(x) इक्वल टू ये सिंबल आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए था, सीलिंग फंक्शन का ये आ जाएगा इस टाइप से कि f such that R2R given by f(x) इक्वल टू दिस, वेयर दिस मीन्स स्मॉलेस्ट इंटीजर बट नॉट स्मॉलर देन x। तो ग्राफ ऐसे ही बनना है। बस आपके पास जब ग्राफ बनाओगे, समझ गए होंगे आप लोग, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जो इंक्लूड कर रखा है वो एक्सक्लूड होगा, और जो एक्सक्लूड कर रखा है वो इंक्लूड होगा। मतलब इतने के लिए ये वाला होगा, ये एक्सक्लूड, इस पार्ट के लिए ये इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, इस पार्ट के लिए ये एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड, इस पार्ट के लिए ये इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, ऐसे इधर। तो ऐसे आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये फंक्शंस समझ में आए होंगे। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस है। तो
इतना ही करते हैं आज के लिए।